भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का अगर हम जनक या पितामह की बात करें तो ये हम किसको कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को हम भारतीय रेलवे का पितामह, और पितामह की जगह कभी कभी आपका जनक भी दिखा मिल जाए, जनक ही ज़्यादा देखने को मिलता है, तो पितामह और जनक जो है वो हम लॉर्ड डलहौजी को ही कहते हैं। अगर हम डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो ये कब से कब तक रहा? तो डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से 1856 तक, ये लॉर्ड डलहौजी का जो था ये शासनकाल रहा है। और ये भारत का गवर्नर जनरल था ये 1848 से 1856 के समय। और इसी के समय जो थी ये पहली ट्रेन की शुरुआत हुई थी। कब? तो ये 1853 में पहली ट्रेन की शुरुआत हुई थी। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में ये आपकी पहली ट्रेन चली थी 1853 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 में मुंबई में स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन था। तो ये एक सभा स्थापित की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो है ये स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और आत्माराम पांडुरंग से एक पुस्तक भी पूछी जाती है जो आपकी इम्पोर्टेंट बन जाती है। वो आपकी कौन सी पुस्तक है इनके द्वारा जो प्रकाशित की गई थी? जो सुबोध पत्रिका थी। कौन सी? सुबोध पत्रिका, ये इनके द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तक थी। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम इसमें बात करें, एक आपसे पूछा जाता है दादोबा पांडुरंग, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दादोबा पांडुरंग की अगर हम बात करें तो दादोबा पांडुरंग ने, दादोबा पांडुरंग के द्वारा कौन सी परमहंस मंडली स्थापित की गई थी? दादोबा पांडुरंग के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च विधि अधिकारी की अगर हम बात करें तो ये कौन है भारत में? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा भारत के महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल, जिसको हम एजी के नाम से जानते हैं। अटॉर्नी जनरल की इसमें अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल किस में दिया गया है? ये आर्टिकल आपका जो 76 आर्टिकल है उसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बताया गया है। और अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपकी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल जो है ये सरकार को कानूनी मामलों में जो है सलाह प्रदान करता है। मतलब जो कानूनी चीज़ें होती हैं उनमें केंद्र सरकार को मुख्य रूप से सलाह देता है। और इसको हटाया कैसे जा सकता है? तो राष्ट्रपति जो है इसको कभी भी हटा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री रिकमेंड करता है हटाने के लिए तभी राष्ट्रपति हटाता है, वरना ऐसे नॉर्मली इसको नहीं हटाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो यहाँ पे आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। अगला प्रश्न ये जो है आपका, इसी में बात करें तो ये कौन सा था? तो ये शिक्षा का मौलिक अधिकार था। शिक्षा के मौलिक अधिकार में इसमें कौन से में जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार आपको पता ही होंगे, भाग 3 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 21A में ये आपका मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है ये दी जाएगी। और मौलिक कर्तव्यों में भी ये जोड़ा गया था। मतलब ये दो तरीके से जोड़ा गया था। एक तो मौलिक अधिकार में 21A में इसको जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य जो आपका था 11वां जोड़ा गया था ये आर्टिकल 45 में, आपका 45 आर्टिकल में जोड़ा गया था। और वो जो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन यही हुआ था, तो वो मौलिक अधिकार में 21A में जोड़ा गया था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर्टिकल 21 में भी आर्टिकल जो 45 था बस उसमें ये कहा गया था कि जो माता पिता होते हैं उनको भी थोड़ा अग्रसर होना पड़ेगा अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए। तो ये भाग 4 में दिया गया था कि 6 से 14 जो 6 से कम वर्ष के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम, प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल और शिक्षा के लिए उनको करना, ये आपका दिया गया था 11वें मौलिक कर्तव्य। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके लोगों के लिए ग्रुप डी के लिए स्पेशली ये साइंस की बुक निकाली गई थी। तो अभी आगे
क्योंकि 1 महीने एग्ज़ाम चलेगा, अच्छा खासा एग्ज़ाम चलता है ग्रुप डी का। तो जिनके भी आगे आने वाले शिफ्ट में हैं, यहाँ पे हमने 1100 प्लस 1 लाइनर फॉर्म में MCQ दे रखे हैं, जो आप हार्ड से हार्ड 3 दिन में सारे के सारे पढ़ सकते हैं और आप साइंस में स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, सरकारी बजट में जब किसी राष्ट्र द्वारा किया गया व्यय आय के स्रोत से अधिक होता है तो आय और व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है। तो ये तो नॉर्मल टर्म है, तो इसको हम बजट घाटे के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ पे राजस्व घाटा आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राजस्व घाटा जो हम कैसे निकालते हैं, जैसे कुल राजस्व हो गया और कुल राजस्व की प्राप्तियाँ, राजस्व घाटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम कुल राजस्व, उसमें से जो कुल राजस्व की प्राप्तियां हैं वो घटा देंगे, तो हमारे पास राजस्व घाटा आ जाएगा। और यही बजट घाटे में क्या दिया गया है, जब आय के स्रोत द्वारा, देखो आय के स्रोत अधिक होते हैं और आय और व्यय के बीच का अंतर जो होता है तो उसको बजट घाटा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परिजीवकी शोषक युक्त दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अमरवेल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आमतौर पर एक ग्राम पंचायत का गठन वर्ष डैश के लिए किया जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो गठन है ये आपका कितने वर्षों के लिए किया जाता है, तो ये नॉर्मली जो है वो 5 वर्षों के लिए ही किया जाता है ग्राम पंचायत का गठन। अगर मैंने आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट में हम ये करा चुके हैं, ग्राम पंचायत के लेवल की बात करें तो ग्राम पंचायत का जो लेवल है इसको 3 तरीके से बांटा गया है। एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा है ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जो है ये आपका जिला स्तर पर इसको बांटा गया है। ये समिति कौन थी इसको डिसाइड करने वाली, तो बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 में, ये त्रिस्तरीय इसने बताया था। वहीं द्विस्तरीय पंचायती राज भी पूछ लिया जाता है। अगर हम डबल पंचायत सिस्टम की बात करें तो ये जो थी अशोक मेहता समिति ने 1977 में आपका बताया था। और वहीं ग्राम पंचायत पहली बार कब बनी थी, तो ग्राम पंचायत जो पहली ग्राम पंचायत थी जो 2 अक्टूबर 1959 को जो बगधरी गांव था नागौर राजस्थान में वो बना था। और राजस्थान और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, तो ये जो आंध्र प्रदेश में हुआ था ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इसको हम किस संविधान संशोधन से जानते हैं, तो 73 और 74 संविधान संशोधन इसके लिए आते हैं, जिसमें नगर पंचायत में हमारे 18 विषय हैं और ग्राम पंचायतों में कितने विषय हैं, तो ग्राम पंचायतों में जो विषय हैं ये हमारे 25 विषय दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, नाबार्ड और निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलमपुर जनजाति के लोगों के द्वारा काटे गए वन उपज के विपणन के लिए अदाबी ब्रांड लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, तो ये आपके पास दिया गया है जन संरक्षण, जन शिक्षण, सर्व शिक्षण संस्थान और सर्व रक्षा संस्थान और जन रक्षा संस्थान। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है ये होगा जन रक्षा संस्थान। नाबार्ड के बारे में आपको पता ही होगा, नाबार्ड जो है इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में की गई है और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो श्री जी केबी है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी। तो ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, तो 1853 में डलहौजी के समय में रेलगाड़ी पहली बार चली थी। 34 किलोमीटर इसको चलाया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच में ये पहली बार ट्रेन चली थी। डैश नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। तो ये कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका भारत से समुद्र के किस एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जिसे हम जानते हैं। तो श्रीलंका और भारत के बीच में एक संकीर्ण चैनल बनता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो राइट आंसर होगा आपका पाक जलडब्रू मध्य। तमिल भाषा को डैश में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था और ये पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी तमिल, जो 2004 में इसको घोषित किया गया था। मारूश्री डैश के दौरान आयोजित एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है और इसको कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो जो ये आयोजित होती है ये जैसलमेर के रेगिस्तान महोत्सव के नाम से भी जानती है और जैसलमेर में ही इसको आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में एक संधारणीय प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित एक प्रयोगशाला स्थापित करना है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन बी,
सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र योजना ये स्थापित करना इसका एक उद्देश्य था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना थी 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी कि बुक ऑफ रिचुअल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यजुर्वेद को हम बुक्स ऑफ रिचुअल के नाम से जानते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में डैश के बीच वर्षा होती है, तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच ये वर्षा होती है। भारत के जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। अगला आता है कुमाऊं हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये जो कुमाऊं हिमालय है ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज और काली के बीच में ये आपका पड़ता है कुमाऊं हिमालय। युवा महिलाओं की किशोर उम्र की मां बनने के संभावित कारण क्या होते हैं? तो युवा महिलाएं जो होती हैं किशोर अवस्था में जो मां बनती हैं तो उनके संभावित कारण क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पारिवारिक और सामाजिक दबाव, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर होगा। एंजाइम जीवाणु एवं अन्य मृत जीवी निम्न पदार्थ होते हैं जो इनको विघटित करते हैं। अगला प्रश्न आता है धातुओं और अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, तो क्या ये उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न आता है 22वां, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो जो हम सेल्सियस से केल्विन में तापमान को परिवर्तित करते हैं तो दिए गए तापमान में बस हमको 273 जोड़ना होता है और हमारे पास जो है केल्विन में तापमान आ जाता है। निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञानों की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एंटोइन एल लेबोजियर ने इसकी जो रासायनिक विज्ञान है वो लेबोजियर के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न आता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके द्वारा किसके व्युत्क्रमानुपाती यानी कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के ये कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के। अगला आता है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लेटरल मेजिस्टोम के द्वारा एक पौधा या तना होता है जो जिसका घेरा बढ़ता है वो इसी के कारण बढ़ता है। जैसे कि एक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ये आपकी पतली सी स्टेम में आपने एक पौधा लगाया, ठीक है, और जब ये आप देखेंगे जैसे पौधा ही ग्रो होता है तो ऐसे जो ये नीचे की जड़ जो ये स्टेम होती है, मेन बॉडी जो पार्ट होता है प्लांट का, ये एक गोलाई रूप में मतलब बढ़ता ही चला जाता है जैसे ही पौधे की ग्रोथ होती है। तो ये किस वजह से बढ़ता है? तो जो लेटरल मेजिस्टेम होता है इसी के वजह से ये जो इसका चौड़ापन होता है ये आता है इसमें पौधे में। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12, 10। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या राइट आंसर होगा, और जो भी आपको इस प्रश्न से संबंधित जानकारी पता हो वो ज़रूर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि प्रश्न पत्र जो हमने 6 डिस्कस किया था उसमें हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है इग्नाइटेड माइंड पुस्तक ये लिखी गई है।